हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड आज हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशन। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंडीशन के अंदर हम आज जो डिजीज कंडीशन तो अपने बोलते हैं सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। अब जो सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट है इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे नाम से इंडिकेट है सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट, सेरिब्रल रिलेटेड टू दी ब्रेन टिश्यू। सेरिब्रल के इंडिकेट कर रहा है ब्रेन टिश्यू को, वस्कुलर रिलेटेड टू दी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और एक्सीडेंट दैट मीन्स इंजरी और ट्रोमा, ट्रोमा या फिर हम बोल सकते हैं रप्चर, रप्चर, रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। दैट मीन्स जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर किसी भी वजह से कोई भी इंजरी हो गई है, एंडोथेलियम इंजरी भी हो सकती है या फिर कैपिलरी लीकेज भी हो सकती है, ब्लड वेसल्स रप्चर भी हो जाएंगी, उसको अपने बोलते हैं सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। और सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट हो रहा है दैट मीन्स जो ब्रेन के पास में न्यूट्रेटिव कंपोनेंट सप्लाई कर रही है सेरिब्रल आर्टरी या फिर हम बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसकी ब्रांच फर्दर ब्रांचेस होते हैं सेरिब्रल आर्टरी, तो उसके अंदर किसी भी तरह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है या फिर रप्चर हो गई है जिसकी वजह से ब्रेन के पास में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। और जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में ब्रेन के पास में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है वहां पर ये जो कंडीशन, वहां पर जहां पर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है वहां क्या हो जाएगी, इन्फ्रैक्शन कंडीशन हो जाएगी। दैट मीन्स वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो वहां के जो टिश्यूज हैं वो नेक्रोटाइज होना स्टार्ट कर देंगे और इसको अपने बोलते हैं यहाँ पर सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट है ये यहाँ पर दो टाइप का होता है। इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट, जिसमें ये दो टाइप का होगा, इस्टेमिक सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट एंड सेकेंड वन होता है हेमरेजिक सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। इस्टेमिक सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट का मीन क्या है, जैसे ये जो ब्लड वेसल्स है अब इसके अंदर किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, जैसे यहाँ पर क्लोट फॉर्मेशन हो गया है या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कोई भी प्लैक डिपोजिशन हो गया। अगर कहीं पर भी यहाँ पे प्लैक डिपोजिशन हो गया ब्लड वेसल्स के अंदर, ये वाला जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर ये है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर प्लैक डिपोजिशन हो गया है। अगर यहाँ पर प्लैक डिपोजिशन हो गया है तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स फर्दर पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाएगा। और अगर फर्दर पार्ट में ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगा या फिर जिसको अपन बोलते हैं डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्रेन की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी और वहाँ जो ब्रेन के पास में जिस आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ के जो टिश्यू है वो नेक्रोटाइज होना स्टार्ट कर देगा। नेक्रोटाइज का मीन्स होता है डैमेज होना स्टार्ट कर देगा, जो उस पर्टिकुलर पार्ट के फंक्शंस हैं उसको वो डिक्रीज कर देगा। तो ये आती है सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। एंड सेकेंड वन क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है किसी भी वजह से, स्पेसिफिकली जैसे परसिस्टेंट हाइपरटेंशन, अगर लंबे टाइम से हाइपरटेंशन है पर्सन को, उस कंडीशंस में जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएगी। जैसे ये जो ब्लड वेसल्स है ये कि परसिस्टेंट हाइपरटेंशन की वजह से क्या होने लग जाएगी, यहाँ से जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएगी। और अगर ये जो ब्लड वेसल्स रप्चर हो रहा है तो उस कंडीशंस के अंदर जो ब्लड कंपोनेंट है बाहर की साइड में आ जाएगा और वो क्या कर लेगा, एक क्लोट फॉर्म कर लेगा, स्पेसिफिकली क्लोट फॉर्म कर लेगा, बाहर की साइड में आगे क्लोट फॉर्म करेगा और ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाएगा। और अगर ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गया है, ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गया है, जैसे ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, इवन जिस भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर की ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है, जैसे यहाँ की ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है तो ये डायरेक्टली क्या कर सकता है, यहाँ पर ये क्लोट फॉर्म कर लेगा। जहाँ की ब्लड वेसल्स है, जैसे यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई है, अगर यहाँ की जो ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक क्लोट फॉर्म कर लेगा। क्लोट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर ब्लड क्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड है वो
एक ही ब्लड क्लोट हो जाएगा या फिर थ्रोम्बोसिस कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर। और अगर इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ब्लड क्लोट हो गया है तो ये क्या करेगा, यहाँ की जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं उसको भी कंप्रेस कर देगा, इसके साथ साथ में जो नर्व्स हैं उसको भी कंप्रेस करेगा, और यहाँ के जो पर्टिकुलर फंक्शंस है इसको वो डिसफंक्शनल कर देगा। जैसे हम देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोल, ये आता है पैराइटल लोब के अंदर, पैराइटल लोब के अंदर आ रहा है। तो अगर पैराइटल लोब के अंदर किसी भी वजह से कोई भी क्लोट फॉर्म हो गया है ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से, तो यहाँ के जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो डिसफंक्शन होने लग जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आता है अवेयरनेस, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है वो अफेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स है पर्सन है वो प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा अगर यहाँ की ब्लड वेसल्स है रप्चर हो जाएगी। तो ये जो सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट है ये दो टाइप का होता है। देन हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट और ब्रेन अटैक इज अ सडन लॉस ऑफ द फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम डिसरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। दैट मीन्स सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट क्या है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन अटैक के नाम से भी बोल सकते हैं। सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट को हम ब्रेन अटैक के नाम से भी बोल सकते हैं, इवन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। और अगर इस्टेमिक कंडीशन है तो हम इसको बोलेंगे न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक कंडीशन है। ये सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट है, इसको हम ब्रेन अटैक भी बोल सकते हैं, स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, और अगर इस्टेमिक अटैक है तो हम इसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ द फंक्शंस, जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो लॉस हो जाएंगे। किस रीजन क्या होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ब्रेन को की जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसके अंदर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सप्लाई नहीं हो पा रही है। Stroke is an acute neurological deficit that occurs because of the brain ischemia or brain hemorrhagic pathological process. Stroke क्या है, एक acute neurological deficit है। acute मतलब sudden onset, acute का मीन्स होता है sudden onset। सडन ऑनसेट, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट दैट मीन्स जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द ब्रेन इस्चीमिया, इस्चीमिया का मतलब होता है लेक ऑफ द ब्लड सप्लाई, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो ये कोज कर रहा है सेरिब्रल हाइपोक्सिया को। हाइपोक्सिया मतलब होता है डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल। हाइपोक्सिया यानी जो टिश्यूज के पास में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है उसको अपन बोलेंगे हाइपोक्सिया, और ब्रेन टिश्यूज के अंदर हो रहा है उसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल हाइपोक्सिया। सेरिब्रल हाइपोक्सिया कंडीशन या फिर हेमरेजिक कंडीशन की वजह से, दैट मीन्स रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल जो अंदर जाके क्लॉट फॉर्म हो गया है, जो आगे जाके पैथोलॉजिकल प्रोसेस को कोज कर सकती हैं। दैट मीन्स स्टार्टिंग के अंदर जो ब्लड क्लॉट हो गया है तो अंदर जाके उसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस ही हो जाएंगी ब्रेन के अंदर। तो ये होता है अपना सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। नेक्स्ट सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट क्या है, इन एन इस्चेमिक स्ट्रोक अकर व्हेन ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ब्लॉक्ड और रिड्यूस, दिस प्रिवेंट ब्रेन टिश्यू फ्रॉम getting oxygen and nutrients, brain cells begin to die in the minutes। या इस्टेमिक स्ट्रोक क्या होता है, किसी भी वजह से अगर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई कम हो पा रहा है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो गई हैं या ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के पास में सफिशिएंट ऑक्सीजन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। और अगर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो ब्रेन की सेल्स हैं उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की सेल्स हैं वो डेड होना स्टार्ट कर देंगी। ये तो आता है इस्चेमिक स्ट्रोक। एंड सेकेंड वन आता है हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है रप्चर होने की वजह से, ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से
ब्रेन के अंदर जाके क्लोट फॉर्म हो जाएगा, थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं हेमेटोमा फॉर्मेशन, जिसकी वजह से ब्रेन के टिश्यूज के पास में सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो सप्लाई नहीं हो पाएंगे। इसको अपने बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। A hemorrhagic stroke occurs when the one or more cerebral blood vessels are ruptured due to the hypertension, road traffic accident, brain tumor compression resulting from loss and hematoma formation in the cranial cavity. Cranial cavity कौन क्या है यहाँ पर, जहाँ पर ब्रेन सिचुएटेड है उस कैविटी को अपने बोलते हैं cranial cavity. ब्रेन ऑक्यूपाइंग कैविटी, जहां पर ब्रेन ऑक्यूपाई हो रहा है उस कैविटी को अपने बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। अगर यहाँ पर क्रेनियल कैविटी के अंदर हेमेटोमा फॉर्म हो गया है जिसकी वजह से इनसफिशियंसी ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिजल्टिंग सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सेरेब्रल टिश्यूज हैं उसके पास में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, और ये कोज का है सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है नेक्रोसिस, एंड नेक्रोसिस को हम बोल सकते हैं टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज, क्योंकि अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है तो वहाँ के टिश्यू हाँ वो डैमेज होना स्टार्ट कर देंगे। ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं उसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। देन अब हम देखते हैं स्ट्रोक एंड के स्ट्रोक, जो भी स्ट्रोक है चाहे इस्केमिक स्ट्रोक है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक है, उसके हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर है उसको भी हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, मॉडिफाइबल फैक्टर एंड दी नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। मॉडिफाइबल फैक्टर दैट मीन्स हम उसको चेंज कर सकते हैं, एंड नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर के अंदर क्या आता है, जैसे एज, सेकेंड वन आता है जेंडर, रेस, हेरिडिटरी, प्रीवियस वस्कुलर इवेंट्स, यानी पहले कोई भी वस्कुलर डिजीज कंडीशन उसको हो रखी है, सच एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, पेरिफेरल एम्बोलिज्म, सिकल सेल एनीमिया। अगर ये पहले से ही कंडीशंस प्रेजेंट है उसके अंदर, जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियम लेयर है उसके जो टिश्यूज हैं उसका डिस्ट्रक्शन होना हो गया है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से। सेकेंड होता है पेरिफेरल एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी अंदर की जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई भी प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, डिपोजिशन हो गया है, थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है, एयर बबल हो गए हैं, तो वहां से जहां से ओरिजिनेट साइट है वहां से वो ट्रेवल करके दूसरी पार्ट्स के अंदर या फिर जो डिस्टल ब्लड वेसल्स है वहां तक एम्बुलेट कर रहा है, मोबाइल होता है, उसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल एम्बोलिज्म। एंड लास्ट वन आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर जो आरबीसी की शेप एंड साइज होती है वो चेंज हो जाएगी, एक सिकल सेल जैसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी के अंदर एचबी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एचबी मॉलिक्यूल का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करके अपनी पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाना। लेकिन अगर उसकी शेप एंड साइज चेंज हो रही है आरबीसी की, जिसकी वजह से वो एचबी मॉलिक्यूल कम होंगे आरबीसी के अंदर, और जितने एचबी मॉलिक्यूल कम होंगे ही उतने ही ऑक्सीजन को आरबीसी है वो कैरी कर पाएगी और अपने टिश्यूज तक पहुंचा पाएगी। तो अगर सिकल सेल एनीमिया है जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। एंड सेकेंड वन आता है जिसको अपन बोलते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर। अब ये जो मॉडिफाइबल फैक्टर है इसको अपन बोलते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही ये जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन हो रखी है, मॉडिफाइबल फैक्टर जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और ये इसके पीछे जो स्पेसिफिक रीजन होता है वो होती है अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें फर्स्ट वन आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन दैट मीन्स इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इंक्रीज ब्लड प्रेशर कितने से ज्यादा, 140/90 से ज्यादा, यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से एक्सीड हो जाएगा, और वहीं पे जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mmHg से एक्सीड हो जाएगा। सेकेंड वन आता है हार्ट डिजीज कंडीशन। कोई भी हार्ट डिजीज कंडीशन है सच एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी,
कार्डियोमायोपैथी, एंजाइना, एंजाइना यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से चेस्ट पेन होता है, उसको अपन बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ये जो बहुत सारे एंड कार्डियक, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो कार्डियक डिजीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस दैट मीन्स एक्सेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसको अपन बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। यहीं पर मेंशन कर, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, और अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो जो ब्लड के है वो कहाँ पे सर्कुलेट करता है, इन दी ब्लड वेसल्स। और जो एक्सेस लेवल है, किसी भी चीज का एक्सेस लेवल हो, चाहे वो ऑक्सीजन का लेवल एक्सेस हो या फिर वो ग्लूकोज का लेवल एक्सेस हो, वो अपनी बॉडी के लिए एक टॉक्सिक इफेक्ट को क्रिएट कर रहा है। तो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करता है। तो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा है तो जो एक्स्ट्रा जो एक्सीड ब्लड ग्लूकोज लेवल है या फिर जो एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज लेवल है या जिसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा शुगर कंटेंट है, वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स की लेयर को अफेक्ट करेगा, जिसमें आता है एंडोथेलियम डिसफंक्शन। एंडोथेलियम डिसफंक्शन दैट मीन्स जो ब्लड वेसल्स है अपनी आर्टरी वेन होती हैं, उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको अपन बोलते हैं एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम की लेयर है उसको डिसफंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अब उसकी प्रॉपर्टी होती है, एंडोथेलियम की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसकी जो एंडोथेलियम लेयर जिस सेल से फॉर्म्ड होती है उसको अपन बोलते हैं पेरिसाइट्स। जो एंडोथेलियम है उसकी जो लेयर है जिस सेल से फॉर्म्ड होती है उसको अपन बोलेंगे पेरिसाइट्स। पेरिसाइट्स। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका सबसे पहले क्या होता है, किस पे अटैक करेंगे, ऑन दी अटैक ऑन दी पेरिसाइट्स, और पेरिसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट कर देगा। डिस्ट्रक्शन दैट मीन्स डैमेज होना स्टार्ट कर देगा। पेरिसाइट्स डिस्ट्रक्शन। और अगर पेरिसाइट डिस्ट्रक्शन हो गई है तो जो डिस्ट्रक्टेड पार्ट है वो क्या होने लग जाएंगे, जैसे यहाँ पर डिस्ट्रक्टेड पार्ट है वो डिपोजिट होना स्टार्ट कर देगा। पेरिसाइट्स के अंदर पेरिसाइट डिस्ट्रक्शन हो गई है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर डैमेज होना स्टार्ट कर देगा। और इसकी जो एंडोथेलियम लेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड दी इलास्टिसिटी। अब वो जो इलास्टिसिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी, इलास्टिसिटी वो मेंटेन नहीं रहेगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स है उसका ल्यूमन है वो नैरो हो गया है। अगर ब्लड वेसल्स का ल्यूमन नैरो हो गया है तो फर्दर पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई है वो भी उसका डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंडरी रीजन क्या होता है, यहाँ की जो ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड द इलास्टिसिटी है वो दोनों ही डैमेज हो गई है। फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी दोनों ही डैमेज हो गई है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो ही अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है ब्लड को पंप कर रहा है प्रेशर के साथ में, तो जो प्रेशर है उसकी वजह से अपनी जो ब्लड वेसल्स है बाहर की साइड में हल्की सी प्रोमिनेंट होती है, जिससे हम पल्सेशन को फील कर रहे हैं। जैसे ब्लड वेसल्स है ये है, और वो जो ही प्रेशर होगा तो वो बाहर की साइड में हल्का सा से पल्सेशन फील होगी। हल्का सा बाहर की साइड में जो प्रेशर फील होता है वो प्रेशर होता है पल्स प्रेशर, जो लेफ्ट वेंट्रिकल अपना प्रेशर लगा रहा है वो प्रेशर होता है। तो जो ही वह बाहर की साइड में प्रोमिनेंट हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पे इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो गई है उस कंडीशन से वो ब्लड वेसल से बाहर की साइड में प्रोमिनेंट नहीं रहेगी, रिजिड रहेगी। अगर रिजिड रहेगी तो उस कंडीशन में वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो जो ब्रेन की माइन्यूट ब्लड वेसल्स है, मेरा मतलब बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पर जाके वो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा और वो ब्लड वेसल्स वहाँ से रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, जो आगे जाके कोज कर सकता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस इन दी ब्रेन। सेकेंड वन आता है ओबेसिटी, यानी जो बॉडी मास है, बॉडी मास इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा पर्सन की, जिसकी वजह से मस्कुलर ग्रोथ की वजह से यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर मस्कुलर ग्रोथ होने लग जाए है तो ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस होना स्टार्ट कर देंगे। और अगर ब्लड वेसल्स कंप्रेस होना स्टार्ट कर रही है दैट मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर है ये क्या करता है, जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्ट्रियोल्स होती हैं या फिर हम बोल सकते हैं कैपिलरीज होती हैं, उस पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा और उनके रप्चर होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी कंपेयर टू दी ग्रेटर ब्लड वेसल्स की वजह से, जिसकी वजह से जो वहाँ की ब्लड वेसल्स है लीक आउट भी हो सकते हैं, इवन रप्चर भी हो सकती हैं। अनदर आता है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया दैट मीन्स क्या होता है, जो लिपिड कंटेंट है
जो लिपिड कंटेंट है, जैसे ब्लड वेसल हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया के अंदर क्या हो जाएगा, जो ब्लड कंटेंट है, जैसे ये वाली ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर किसी भी वजह से अगर कोई भी डिपोजिशन हो गया है, अब लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स का लेवल अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशंस में वो क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स के अंदर जाके डिपोजिट होना स्टार्ट कर देंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर जाके डिपोजिट होना स्टार्ट कर देंगी। और अगर ब्लड वेसल्स में जाके डिपोजिट हो गया है तो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएगी, और नैरो ब्लड वेसल्स है, फर्दर पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई है उसको इंटरप्ट कर देगी। और अगर ज़्यादा ही रहता है तो उस कंडीशंस में होने के चांसेस क्या रहेंगे, जैसे यहाँ की हायर प्रेशर की वजह से ये ब्लड वेसल्स नैरो हो गई है, नैरो होने की वजह से जो एंडोथेलियम डिसफंक्शन होना स्टार्ट कर देगा। स्टार्टिंग के अंदर एंडोथेलियम डिसफंक्शन होना स्टार्ट करेगा तो उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देंगी, जो प्लेटलेट्स हैं वो एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देंगी, प्लेटलेट्स भी यहाँ पे एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देंगी, प्लेटलेट्स आगे यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट कर देंगी, और उसके बाद में ये फॉर्म कर लेती हैं एक थ्रोम्बस को। जैसे स्टार्टिंग के अंदर लिपिड का लेवल था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस को फॉर्मेशन कर दिया, ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस फॉर्म हो गया। अगर थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पर, तो ये क्या करेंगे, जो ब्लड वेसल्स है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, फर्दर पार्ट के अंदर इनका ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगा। अदर फैक्टर में आता है स्मोकिंग कंपोनेंट। अब स्मोकिंग के अंदर क्या होता है, निकोटिन प्रेजेंट होता है, और निकोटिन क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है, एंडोथीलियम है, वहां पे डिपोजिट होना स्टार्ट कर देगा, एंडोथीलियम लेयर है वहां पे डिपोजिट होना स्टार्ट कर देगा। और जो भी वहां पर एंडोथीलियम की लेयर पे डिपोजिट हो रहा है वो वहां पर क्या करेगा, एंडोथीलियम लेयर है उसका डिसफंक्शन कर देगा। नेक्स्ट वन आता है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, अगर अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं एक्सेसिव लेवल पे, तो वो जो अल्कोहल है सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है लीवर पे जाके। अब लीवर के अंदर काम क्या, लीवर का काम क्या होता है, वहां पर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड दी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो अपनी बॉडी के लिए एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वहीं पे जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर HDL एंड दी LDL, इन दोनों, ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन दी लीवर के अंदर। अब लीवर का काम क्या होता है, ये HDL के लेवल को सिंथेसिस करता है। लीवर क्या करेगा, HDL के लेवल को सिंथेसिस करेगा, HDL के लेवल को बढ़ाएगा। और HDL का काम क्या होता है, जो LDL होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, बैड कोलेस्ट्रोल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो ये HDL है ये क्या करेगा, LDL पे एक्ट करेगा, और वो क्या करेगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको वो बाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, बाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये अपनी यूरिन के थ्रू एंड स्टूल के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर साइड में निकल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से जो HDL है जिसको अपन बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल ही अगर कम हो गया है तो उस कंडीशंस में जो LDL है का लेवल ज्यादा हो जाएगा। और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाके डिपोजिट होना स्टार्ट कर देता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो ब्लड वेसल्स के ल्यूमन में जाके डिपोजिट करना स्टार्ट कर देता है। और अगर ब्लड वेसल्स के ल्यूमन में वो डिपोजिट हो रहा है, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स को वो नैरो कर देगा, वहाँ के प्रेशर को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आगे की साइड में ब्लड सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और वो जो ब्लड वेसल्स है नैरो होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड वेसल्स रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे ये अफेक्ट कर रहा है लिपिड्स। देन नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसके अंदर आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, ये हार्मोन्स होते हैं, और ये दोनों ही हार्मोन्स हैं आगे जाके जो लिपिड सिंथेसिस है उसको बढ़ा देते हैं, यानी जो LDL है उसकी सिंथेसिस को बढ़ा देंगे। LDL का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अदर आता है कैरोटिड स्टेनोसिस, यानी कैरोटिड का मतलब क्या होता है, जो ब्लड वेसल से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है उसको अपन बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, और स्टेनोसिस का मीन होता है नैरोविंग।
नैरोविंग, यानी जो ब्लड वेसल्स ब्रेन के पास में ब्लड वेसल से ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है वो ब्लड वेसल्स नैरो हो गई है, और अगर वो ब्लड वेसल्स नैरो हो गए तो फर्दर पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज के अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पर आती है नार्कोटिक ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स, आता है एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन। ये क्या करती हैं, ये सबसे पहले अपने जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, उसको डिप्रेस कर देंगी, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर को डिप्रेस कर देंगी, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर डिप्रेशन। और अगर रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर डिप्रेशन हो गया है, दैट मीन्स जो अपनी लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, वेंटिलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और उस कंडीशंस के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो वो ऑक्सीजन है ब्रेन के पास में भी कम पहुंचेगी या फिर इनसफिशिएंट अमाउंट में पहुंचेगी। एंड लास्ट वन आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब दैट मीन्स अपनी जो मेटाबॉलिक डिजीज कंडीशन है जिसमें आता है लिवर एंड किडनी से रिलेटेड, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। अब मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले किडनी एंड दी लिवर, किडनी एंड लीवर। अब किडनी का काम क्या होता है, जो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट होता है, प्रोटीन वेस्ट कंपोनेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट, उसको अपनी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालती है, ये नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट को। नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट को अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करती है। वहीं पर लीवर है वो क्या करता है, जो बाइल कंपोनेंट है वो भी एक टॉक्सिक कंपोनेंट ही है, मेटाबॉलिक वेस्ट कंटेंट ही है, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, किस फॉर्म के, किसके साथ साथ में, यूरिन एंड स्टूल के साथ में, यूरिन एंड स्टूल के साथ में ये इसको बाहर निकालता है। तो ये इन दोनों का काम होता है अपनी बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट उसको बाहर निकालना। लेकिन अगर किसी भी वजह से किडनी के पास में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, लिवर के पास में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, तो उसके जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाएंगे। और डिसफंक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है, वो नाइट्रोजन वेस्ट कंटेंट है, वो अपनी बॉडी से बाहर की साइड में एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहे हैं या फिर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे हैं, और वो ब्लड के अंदर ही डिपॉजिट हो जाते हैं, जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं एजोटीमिया। एजोटीमिया यानी नाइट्रोजन कंपोनेंट है वो ब्लड के अंदर ही बिल्डअप हो रखे हैं, ब्लड के साथ में ही है। और ये जो एजोटीमिया है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले जाके जो नर्व सेल्स होती हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, सेल्स डैमेज, डिस्ट्रक्शन, नाउ सेल्स डिस्ट्रक्शन। अगर सेरिब्रम के अंदर जा रही है तो ये कोज करता है सेरिब्रल इंफ्रैक्शन, सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन। दैट मीन्स जो ब्रेन के टिश्यू है उसको वो इन्फ्रैक्ट कर देंगे या फिर जो ब्रेन के टिश्यू है वो डैमेज हो जाएंगे। सेकेंड वन हम देखते हैं लीवर। अब लीवर के अंदर क्या होता है, बाइल कंपोनेंट्स होता है, एक्स्ट्रा बाइल कंपोनेंट होता है। अब ये क्या करेगा, वही बाइल कंपोनेंट है ब्लड के अंदर बिल्डअप हो जाएगा क्योंकि बाहर की साइड में एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, और इसके साथ साथ में बाइल का फॉर्मेशन भी ज्यादा हो रहा है और एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बाइल कंपोनेंट है ब्लड के साथ साथ में ही वो ब्रेन में जाएगा और वो एक कंडीशन को कोज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। देखो हेपेटिक रिलेटेड टू द लीवर, लीवर को इंडिकेट कर रहा है हेपेटिक वर्ड, और एनसेफेलस रिलेटेड टू द ब्रेन, ब्रेन टिश्यू है उसको इंडिकेट कर रहा है।
उसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाएगा। एनसेफेलोपैथी दैट मीन्स लीवर की वजह से जो बाइल कंटेंट है, एक्स्ट्रा बाइल कंटेंट है, वो ब्लड के साथ में कहाँ पे चल जाएंगे, ब्रेन में चल जाएंगे, और वहां जाके जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस कर देंगे। पैथोलॉजिकल चेंजेस करेंगे, और पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वहां के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल इंफ्रैक्शन। सेरिब्रल इंफ्रैक्शन, तो ये कैसे कोज कर सकते हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। देन उसके बाद में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, किस किसने कितने वो टाइप का होता है। तो स्ट्रोक को हम क्लासीफाई करेंगे यहाँ पर दो टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं, स्पेसिफिकली दो टाइप से, जैसे में जिसमें आता है हेमरेजिक स्ट्रोक एंड इस्चेमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, इंट्राक्रेनियल एंड द सब एरिक्नोइड हेमरेज, यानी जो इंट्राक्रेनियल क्रेनियल केविटी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो गई है, या फिर जो सब एरिक्नोइड स्पेस है वहां की ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है, जो अंदर जाके एक क्लोट फॉर्म कर रही है, उसको अपन बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक के पीछे रीजन क्या होता है, फर्स्ट वन आता है रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म। अब एन्यूरिज्म क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो परसिस्टेंट प्रेशर की वजह से, यानी कंटिन्यूसली हाइपरटेंशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स है वहां पर वो ब्लड वेसल्स बाहर की साइड में प्रोमिनेंट हो जाती है। जैसे ये ब्लड वेसल्स है वो बाहर की साइड में प्रोमिनेंट हो गई है, बाहर की साइड में ये जो बैलूनिंग या फिर आउट पाउचिंग होती है इसको अपने बोलते हैं एन्यूरिज्म। और एन्यूरिज्म हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, परसिस्टेंट प्रेशर की वजह से। एंड सेकंड वन क्या होता है, ब्लड वेसल्स की सेकंड वन लेयर होती है वो होती है मस्कुलर लेयर। जो मस्कुलर लेयर है वो वीक हो जाती है और उसकी वजह से वहां पर जो ब्लड वेसल्स है बाहर की साइड में आउट पाउचिंग होने लग जाएगी। और अगर बाहर की साइड में आउट पाउचिंग हो रही है दैट मीन्स वहां की ब्लड वेसल्स अब वीक हो गई है और वहां से रप्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कंटिन्यूसली प्रेशर अगर अप्लाई होता रहेगा तो वहां की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएगी। तो अगर ये जो एन्यूरिज्म फॉर्म हो रखा है, ये एन्यूरिज्म फॉर्म हो रखा है परसिस्टेंट प्रेशर की वजह से रप्चर हो जाएगा, और यहां से जो ब्लड कंपोनेंट है वो बाहर जाके कलेक्ट हो जाएगा और ये एक क्लोट फॉर्म को फॉर्म कर लेता है। सेकेंड वन आता है ट्रोमेटिक ब्लड वेसल्स रप्चर, किसी भी वजह से ट्रोमा से, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, उसकी वजह से जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो गई हैं। एंड अनदर आता है सीवियर हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन दैट मीन्स परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है मोर देन 160/100 से ज़्यादा, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। एंड दी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो 160 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली अगर ये बढ़ता रहेगा तो आगे जाके ये एन्यूरिज्म को फॉर्म कर सकता है और ब्लड वेसल से रप्चर हो जाएंगी। और यही कारण है कि जो हाइपरटेंशन है इसको हम अडल्ट के अंदर एक साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं। इन दी अडल्ट साइलेंट किलर डिसीज, साइलेंट किलर डिजीज हम बोल सकते हैं क्योंकि हाइपरटेंशन हमें मोस्टली इनके जो सिम्टम्स हैं हम उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, हमें यह भी नहीं पता होता है कि अपना ब्लड प्रेशर कितना फ्लैक्चुएट हो रखा है, कितना बढ़ा हुआ है। वो आगे जाके कंटिन्यूसली अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो वो अंदर जाके जो एंडोथेलियम डिस्फंक्शन है उसको भी करेगा, एन्यूरिज्म फॉर्म भी हो सकता है। और अगर सीवियर कंडीशन होती है तो लास्ट के अंदर जो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएंगे, और रप्चर होने की वजह से अंदर जाके इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, जैसा सबएरेक्नोइड हैमरेज हो जाएगा, क्लोट फॉर्म हो जाएगा, हेमेटोमा हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन की जान भी जा सकती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज इन दी अडल्ट। एंड दी जो अभी रिसेंट टाइम है, जो अभी का टाइम है, उसके अंदर एवरी डे 3 to 5,000 रेगुलर पेशेंट्स आ रहे हैं सीवीए के अंदर हेमरेजिक स्ट्रोक के, और उसके पीछे सबके अंदर कंडीशंस होती है हाइपर टेंशन कंडीशन, या फिर हम बोल सकते हैं जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डिजीज कंडीशन है या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से सीवीए अफेक्ट हो रहा है। सेकेंड टाइप आता है उसको अपन बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। अब इस्चेमिक स्ट्रोक है, इसको भी हमने उसके कोजेस के बेस पे अलग अलग किया है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म एंड द सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन। थ्रोम्बोसिस दैट मीन्स जिस जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कहीं पर भी जाके कोई भी क्लोट फॉर्म हो गया, और जिस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्लोट फॉर्म होया है आगे की साइड में ब्लड सप्लाई है वो
डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ में ही वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन के पास में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा है। इस्टेमिक का मीन्स ही होता है डिक्रीज द ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है ब्रेन के पास में तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी और ये आगे जाके एक क्राइसिस कंडीशन को कॉज कर सकता है। सेकेंड वन आता है एम्बोलिज्म। अब थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में थोड़ा डिफरेंस है। जो थ्रोम्बोसिस होता है जहां से ओरिजिनेट होता है वो वहीं की एंडोथेलियम लेयर है उसके साथ में अडर रहेगा, दैट मीन चिपका रहेगा। जैसे ये क्लॉट फॉर्म हो गया है, अब ये यहाँ पे एंडोथेलियम लेयर पे चिपका हुआ है। लेकिन एम्बोलिज्म में क्या होता है, जैसे किसी भी वजह से कोई भी क्लॉट फॉर्म हो गया है, यहाँ पर क्लॉट फॉर्म हो गया है, अब ये क्या करेगा, प्रेशर के साथ साथ में आगे जाके मूवेबल होता है, आगे चला जाएगा। और जो आगे की जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं, जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं, दैट मीन्स जिसको अपन बोलते हैं नैरोड ब्लड वेसल्स होती हैं, या फिर जो कैपिलरीज होती हैं, वहां पे जाके ये क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, या फिर नैरो ब्लड वेसल्स है उसको जाके आगे ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, उसको अपन बोलते हैं एम्बोलिज्म। अब ये जो एम्बोलिज्म है इसके अंदर क्लोट भी हो सकता है, क्लोट कंटेंट भी हो सकता है, फैट है वो भी हो सकता है, फैट है वो भी ट्रेवल कर सकती है। इसके साथ साथ में जो एयर बबल है वो भी ट्रेवल करेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, एक जगह पे नहीं होते हैं, वो जहां से ओरिजिनेट होते हैं वहां से वो डिस्टल पार्ट तक ट्रेवल करते हैं और लास्ट का जो सबसे नैरोड पार्ट होता है, नैरो ब्लड वेसल्स होती है, वहां पे जाके उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। अगर वहां को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट वन आता है सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन। सिस्टेमिक यानी पूरी बॉडी का, हाइपोपरफ्यूजन दैट मीन्स जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं स्पेसिफिकली ऑक्सीजन एंड द ग्लूकोज है वो सेल्स के पास में प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही हैं। सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन जिसके अंदर कंडीशन आती है उसकी किसकी वजह से हो सकता है वो देखते हैं हम। सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन। अब जो सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन के पीछे रीजन क्या होता है, सबसे फर्स्ट रीजन होता है डिक्रीज द सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। सेकेंड वन आता है डिक्रीज ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स डिक्रीज हो रही है। थर्ड वन आता है सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन प्रॉपरली मतलब अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लूज हो गए हैं, फ्लूइड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर लूज हो गए हैं तो उस कंडीशन से ये जो तीनों फैक्टर ही ऐसे कोज करते हैं जिसकी वजह से अपनी जो सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स हैं उसके पास में न्यूट्रिटिव कंपोनेंट प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो रहा। जैसे डिक्रीज कार्डियक सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम जो नॉर्मली होता है 5 to 6 लीटर, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होता है 5 to 6 लीटर। लेकिन अगर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, फर्स्ट रीजन आता है ब्लड हेमरेज, फर्स्ट रीजन आएगा ब्लड हेमरेज। सेकेंड रीजन आता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अब ये सीवियर डिहाइड्रेशन किसकी वजह से हो सकता है, जैसे फर्स्ट रीजन तो आता है वॉमिटिंग, सेकेंड वन आता है एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम हीट, एंड थर्ड वन आता है पॉलीयूरिया यानी यूरिन आउटपुट ज्यादा हो रहा है। तो इन तीनों फैक्टर की वजह से ही अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है उनका इम्बेलेंस हो जाएगा, तीनों का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो ये दोनों ये सारे इन फैक्टर की वजह से क्या कॉज कर रहा है, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। और अगर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो अपनी सेल्स के पास में न्यूट्रिटिव कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए वहां पर सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट सप्लाई है वो कम हो जाएंगे।
सेकेंड वन आता है ब्लड सेल्स, डिक्रीज दी ब्लड सेल्स, जिसमें स्पेसिफिकली आरबीसी, ब्लड सेल्स एंड डिफेक्टिव ब्लड सेल, डिफेक्टिव आरबीसी, जिसमें आरबीसी का लेवल कम हो गया है, जो आते हैं हम देखते हैं एनीमिया कंडीशन में, एनीमिया कंडीशन में। सेकेंड वन आता है आरबीसी की शेप एंड साइज चेंज होगा, जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर एचबी मोलिकल का लेवल है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज एचबी। अगर एचबी कम हो रहा है तो एचबी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन है उसको कैरी करके पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाना। तो अगर एचबी का लेवल कम हो गया है तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया। और इसकी वजह से जो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, ब्लड सेल्स होगा। एंड सेकंड आता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वो लूज हो गए हैं, जो हमने यहाँ पर देख लिया है, वॉमिटिंग, एक्सट्रीम हीट एंड पॉलीयूरिया की वजह से अपनी बॉडी से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लूज हो गया है। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं वो आते हैं हाइपोपरफ्यूजन के अंदर, सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन के अंदर। देन अनदर फैक्टर हम देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन दी हेमरेजिक स्ट्रोक एंड दी इस्टेमिक स्ट्रोक, दोनों के अंदर क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंस है, हेमरेजिक स्ट्रोक एंड दी इस्टेमिक स्ट्रोक। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इनके अंदर कॉजेज से रिलेटेड डिफरेंशिएशन, जिसमें फर्स्ट वन आता है इस्टेमिक स्ट्रोक के अंदर लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस, यानी जो अपनी ब्लड वेसल्स है, लार्ज ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो गया है। सेकेंड वन आता है स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी पेनिट्रेशन, स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी पेनिट्रेशन, जो स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी है उसके अंदर प्रोलिफरेशन हो गया है, या फिर वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो गई, जैसे स्मॉल ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो गई है, किसी भी वजह से स्मॉल ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो गई। जैसे हम देख सकते हैं डायबिटिक मेलाइटस कंडीशंस के अंदर भी पैरासाइट डिस्ट्रक्शन की वजह से स्मॉल ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो गई है। या फिर हम देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की जो भी एम्बुलेंस है वो जो ट्रेवल करके ओरिजिनेट साइड से ट्रेवल करके जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है वहाँ पर आके उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। अनदर आता है कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म, कार्डियोजेनिक एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म मतलब जो अब ये जो क्या होता है, क्लॉट फॉर्म होगा है, फैट कंटेंट होता है या फिर एयर बबल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा है। लेकिन कार्डियोजेनिक दैट मीन्स ये जो कंटेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, रिलेटेड टू दी हार्ट, कार्डियोजेनिक इंडिकेट करता है हार्ट से रिलेटेड, तो वहां से हार्ट से रिलेटेड यानी कहीं से जो कार्डिक आउटपुट होता है उसके अंदर कहीं पे भी कोई क्लॉट फॉर्म हो रहा है, एयर बबल प्रेजेंट होती है, फैट कंटेंट होता है, तो वो वहां से होता हुआ ट्रेवल करके जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स है आगे जाके उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ये आता है इस्टेमिक स्ट्रोक के अंदर। एंड सेकेंड वन हम देखते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर सबसे पहले आता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज, यानी जो सेरेब्रल कैविटी है जहां पर ब्रेन सिचुएटेड होता है उस कैविटी को अपन बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी के अंदर की ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती हैं। सेकेंड वन आता है सब एरेक्नोइड हेमरेज, जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, जो अपनी जो मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस यानी जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की जो कवरिंग लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको अपन बोलते हैं मेनिंजेस। तो वहां पर वो एक वो 3 टाइप की होती हैं जो हमने पहले देखा है। तो वहां पे एक स्पेस होता है सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन द एरेक्नोइड मैटर एंड द पायोमेटर, एरेक्नोइड मैटर और पायोमेटर के बीच के अंदर जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। और सब एरेक्नोइड स्पेस है वहां पर सीएसएफ कंटिन्यूसली सर्कुलेट कर रहा है, सीएसएफ रहता है वहां पर जो सर्कुलेट कर रहा है। तो अगर वहां की ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है इसको अपन बोलते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज। नेक्स्ट वन आता है सेरिब्रल एन्यूरिज्म, यानी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं वहां पर क्या होने लग जाएगा, एन्यूरिज्म फॉर्म हो गया है। एन्यूरिज्म फॉर्म जैसे हमने पहले देखा था बाहर की साइड में आउट पाउचिंग हो जाएगी, और वो सेरिब्रल एन्यूरिज्म फॉर्म हो गया है तो ब्लड सप्लाई है वो आगे कम सप्लाई होगी, क्योंकि एन्यूरिज्म के रप्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड लास्ट वन आता है एट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन, आर्ट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन, दैट मीन्स जैसे ये आर्ट्रियोल्स है, आर्ट्रियोल्स के बाद में यहाँ पे आगे की साइड में जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन बोलते हैं कैपिलरीज, और वो वापस कंटिन्यू करती हैं वेन्यूल्स पे, वेन्यूल्स ये है आर्ट्रियोल्स। एंड दिस वन दी कैपिलरीज। तो अगर आर्टरी और वेन के बीच में जो कैपिलरीज है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पा रही है उसको अपन बोलते हैं मालफॉर्मेशन। आर्टरी और वेन दोनों को कम्युनिकेट करने वाली स्ट्रक्चर है कैपिलरी, और अगर वो कैपिलरी प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पा रही है, मालफॉर्मेशन वहां पर हो रखा है, इसको अपन बोलते हैं एट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन।
तो अगर एट्रीविनस मालफॉर्मेशन हो गया है उस कंडीशंस में भी यहाँ से जो ब्लड कंपोनेंट है उसके लीक आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और हेमरेज होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एक हम देखते हैं इसके अंदर सिम्टम्स से रिलेटेड डिफरेंशिएशन। तो अगर सिम्टम्स से रिलेटेड हम देखते हैं इस्टेमिक कंडीशन है तो इसमें क्या होगा, नंबनेस और दी वीकनेस। नंबनेस को हम बोलते हैं पैरेस्थेसिस। पैरेस्थेसिस, नंबनेस यानी प्रॉपरली सेंसेशन नहीं हो पा रहा है, लॉस ऑफ द सेंसेशन या फिर लैक ऑफ द सेंसेशन। हम इसको नंबनेस को अपन बोलते हैं लैक ऑफ द सेंसेशन। एंड वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द फेस, आर्म एंड द लेग्स। ये जो इनके इसके अंदर क्या होता है, वन साइडेड जो पार्ट होता है बॉडी का, जैसे वन साइडेड पार्ट है, फेस आर्म्स एंड लेग्स होती हैं, वन साइडेड पार्ट है, उसके अंदर नंबनेस आने लग जाएगा, वीकनेस आती है, उसको अपन बोलते हैं पैरिस्थेसिस। इसका मतलब होता है लैक ऑफ द सेंसेशन, लैक ऑफ सेंसेशन। लैक ऑफ सेंसेशन इसको हमने बोलते हैं यहाँ पर नंबनेस एंड दी पैरिस्थेसिस। सेकंड वन, इसके अंदर अगर हम हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर देखेंगे तो आता है एक्सप्लोडिंग हेडेक एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। सीवियर हेडेक रहेगा पर्सन का और पर्सन का कॉन्शियस लेवल है वो डिक्रीज होगा, लेवल ऑफ द कॉन्शियस है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। पर्सन है वो कंप्लीटली कॉन्शियस नहीं रह पाएगा। जो हमने ग्लास को कोमा स्केल के अंदर देखा था, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो उसका चेंज हो जाएगा। और सीवियर हेडेक, एक्सप्लोडिंग हेडेक मतलब सीवियर हेडेक कि पर्सन बियर नहीं कर पा रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, वो उस तरह का हेडेक होता है, उसको अपन बोलते हैं सीवियर हेडेक या फिर एक्सप्लोडिंग हेडेक। तो सिम्टम्स के अंदर क्या हो गया, इसके अंदर तो पैरिस्थेसिस होगा, लैक ऑफ द सेंसेशन होगा इस्टेमिक के अंदर, एंड हेमरेजिक के अंदर यहाँ पे सीवियर हेडेक होता है और उस पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाएगा। देन हम उसके बाद में देखते हैं फंक्शनल रिकवरी, मतलब जो इस्टेमिक स्ट्रोक है वो कितने दिन के अंदर रिकवरी कर सकता है और जो हेमरेजिक स्ट्रोक है वो कितने दिन में रिकवरी कर सकता है। तो जो फंक्शनल रिकवरी है इस्टेमिक स्ट्रोक की, उसकी होती है अप टू 6 मंथ तक। फंक्शनल रिकवरी मतलब वो जो फंक्शंस है वो वापस कितने दिन में वापस रिस्टोर हो सकते हैं, अप टू 6 मंथ तक विद द इंटरवेंशन। अगर हमने यहाँ पे मेडिकल अटेंशन दे रखी है, पर्सन का इंटरवेंशन दे रखा है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दिया है, जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको हमने सबको हटा दिया है, तो 6 मंथ तक जो फंक्शंस है वो उसको हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स जो नमनेस एंड वीकनेस आ रखी है वो हम अगर सारी इंटरवेंशन के साथ साथ में अगर दे रहे हैं तो पर्सन के 6 महीने तक के बाद में हम उन फंक्शंस को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। एंड देन हेमरेजिक कंडीशन आ रही है तो इसके अंदर विद इंटरवेंशन 18 मंथ्स तक, मतलब 1.5 ईयर के तक यहाँ पर अपने को टाइम लग जाएगा, तब जाके ये फंक्शन सब वापस हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंशिएशन बिटवीन द इस्चेमिक स्ट्रोक एंड द हेमरेजिक स्ट्रोक। नेक्स्ट हम देखते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक है वो अपनी बॉडी के अंदर कैसे कोज कर सकता है एंड हेमरेजिक स्ट्रोक अपनी बॉडी में कैसे कोज कर सकता है। इस्चेमिक स्ट्रोक में जैसे यहाँ पर ये एक क्लॉट फॉर्म हो गया है, जैसे ये वाला एक है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्म हो गया। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्लॉट फॉर्म हो गया है तो आगे की साइड में ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो रखी है। अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो ये क्या कोज कर रहा है, अनोक्सिया, अनोक्सिया या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इसका मतलब होता है डिक्रीज द ऑक्सीजन इन द टिश्यूज। टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं एनोक्सिया। और ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हो रहा है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, एम्बुलेंस फॉर्म है उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई प्लैक फॉर्मेशन हो गया है उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा इस्चेमिक स्ट्रोक के अंदर। देन हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी पहले हम देखेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक की एंड देन दी हेमरेजिक स्ट्रोक की। अब इस्चेमिक स्ट्रोक के अंदर हमने क्या मेंशन किया है, ड्यू टू द कैरोटिड आर्टरी थ्रोम्बोसिस और दी प्लैक फॉर्मेशन। कैरोटिड आर्टरी कौन सी आर्टरी है, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, ब्लड सप्लाई टू दी ब्रेन। वो जो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है उसको अपन बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। और अगर कैरोटिड आर्टरी के अंदर कहीं पर भी थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो गया है या फिर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है तो उसकी वजह से अगर कहीं पर भी थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो गया है इसके अंदर तो ये क्या करेगा,
सबसे पहले तो अगर कोई पे भी फैट डिपोजिशन हो रहा है तो ये क्या करेगा, नैरो कर देगा, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा। अगर यहाँ पर फैट का डिपोजिशन हो गया है जिसको अपन बोलते हैं प्लेक फॉर्मेशन। प्लेक फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है, यहाँ पर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो जाएगी, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्लेटलेट्स है वो आके एग्रीगेट हो जाएंगे और ये एक एक क्लोट को फॉर्म कर लेंगे। अगर क्लोट को फॉर्म कर रही है दैट मीन्स फर्दर पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। अगर फर्दर पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली आगे की साइड में नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है, जिसकी वजह से आगे की साइड में ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो गया। अगर आगे की साइड में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया है जिसमें जैसे डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू दी ब्रेन, ब्रेन के पास में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सेरेब्रल हाइपोक्सिया, यानी ब्रेन के पास में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वहां पर उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, जिसको अपन बोलते हैं एंड दी एनर्जी फेल्योर। दैट मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। अगर एनर्जी फेलियर हो रहा है तो अपनी बॉडी क्या करती है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म करती है, और कंपनसेटरी मैकेनिज्म में ये कोज करता है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में मेटाबॉलिज्म होना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, O2 की अब्सेंस के अंदर, O2 की अब्सेंस के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एसिड का डिपोजिशन ज्यादा होने लग जाएगा। एसिड एंड आयन है इनका इम्बैलेंस हो जाएगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में एक प्रोसेस होता है यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि ग्लूकोज न्यू शुगर फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ से, नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 फैक्टर रिलीज होंगे। सबसे पहले तो ग्लूकोज रिलीज होगा जो ब्रेन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। सेकेंड वन, यहाँ पर लिपिड का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि लिपिड्स का सिंथेसिस भी होता है अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है। एंड थर्ड वन, यहाँ पर H+ आयन है ये बढ़ जाएंगे, ये तीनों बढ़ जाएंगे। तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो एसिडोसिस कंडीशन हो रहा है, किसकी वजह से, H+ आयन की वजह से, और आयन का इम्बेलेंस होने लग जाएगा। स्पेसिफिकली जो कैल्शियम आयन है इसका इम्बेलेंस होना हो जाएगा। जैसे इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज जो सेल्स के अंदर है, जैसे पहले ब्लड वेसल्स के अंदर था, ब्लड वेसल्स से जो कैल्शियम आयन है वो सेल्स के पास में ज्यादा पहुंच जाएगा, और सेल्स के पास में ज्यादा जाने की वजह से, क्योंकि कैल्शियम का काम होता है कॉन्टेक्टिलिटी बढ़ाना। कॉन्टेक्टिलिटी कौन सी, मस्कुलर कॉन्टेक्टिलिटी, मस्कुलर कॉन्टेक्टिलिटी बढ़ाना। तो अगर सेल्स के पास में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो रहा है तो वो मस्कुलर कॉन्टेक्टिलिटी बढ़ा देगा, जो यहाँ पे सिम्टम्स के अंदर अपीयर होगा सीजर्स के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन। कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन। डीपोलराइजेशन दैट मीन्स कॉन्ट्रेक्शन। अगर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रेक्शन हो रही है तो साइटोटॉक्सिक सेलुलर एडिमा। साइटोटॉक्सिक क्या मतलब होता है, जैसे ये सेल्स है, अब इसके अंदर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो यहाँ से जो सेल्स को डिस्ट्रॉय करने, साइटोटॉक्सिक सेलुलर, साइटोटॉक्सिक यानी सेल्स को डैमेज करने वाले कंटेंट जिसको अपन बोलते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे एडिमा को कोज करेंगे, दैट मीन्स स्वेलिंग को कोज करेंगे, एंड इम्बेलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड दी डिमांड। क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो रहा है, ब्लड सप्लाई पहले से कम हो रहा है, और कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रेक्शन जितना ज्यादा होगा तो ब्लड सप्लाई, ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इवन ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इम्बेलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड द डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ी हुई है कॉन्ट्रेक्शन बढ़ने की वजह से, एंड ऑक्सीजन सप्लाई पहले से ही कम हो रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड है उसके अंदर इम्बेलेंस आ जाएगा। अगर इम्बेलेंस आ रहा है देन एक्टिवेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स, लिपिड्स एंड द साइटोकाइनेज। अब ये क्या होता है, साइटोकाइनेज है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। तो
जिसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, कंटिन्यूअसली इम्बेलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका लेवल चेंज हो जाएगा, लिपिड्स है उसका सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगा, हमने देखा था ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर लिपिड्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हम वो रिलीज करेंगे। अगर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज कर रहे हैं तो इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पर नेक्रोसिस होना स्टार्ट कर देगा, दैट मीन्स टिश्यू है उनका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई पहले से कम हो रही है और कॉन्ट्रेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। अगर कॉन्ट्रेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वहाँ के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होना स्टार्ट कर देंगे। रिजल्ट इरिवर्सिबल सेलुलर डैमेज, जिसकी वजह से वहाँ की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, जिसको हम वापस रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नर्व सेल्स होते हैं वो बहुत रेयर सिचुएशन में ही वापस रिवर्सिबल होती हैं, नॉन रिवर्सिबल कंडीशंस में होती हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है उसके अंदर। देन फेलियर नर्व ट्रांसमिशन, अब इनका काम क्या होता है, नर्व सेल्स का काम क्या होता है, किसी भी तरह की स्टिमुलाई को है वो ब्रेन तक लेके जाना और उसके रिस्पॉन्ड को वापस अपने डिस्टल ऑर्गन तक लेके आना। तो जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो ट्रांसमिट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड द सेंसेशन, पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगा और पर्सन का सेंसेशन है वो भी लॉस हो जाएगा। तो ये आता है इस्टेमिक स्ट्रोक के अंदर। देन सेकेंड वन हम देखते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर जैसे ड्यू टू द क्रोनिक हाइपरटेंशन एंड द डायबिटिक मेलाइटस, हेमरेजिक स्ट्रोक दैट मींस ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई हैं। अब ब्लड वेसल्स किसकी वजह से रप्चर हो रही हैं, परसिस्टेंट हाइपरटेंशन की वजह से एंड द डायबिटिक मेलाइटस की वजह से। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर हमने देखा है डायबिटिक मेलाइटस कंडीशन में, तो इसमें क्या होने लग जाएगा, जैसे एंडोथेलियम लेयर है उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है एंडोथेलियम लेयर है ब्लड वेसल्स की, वो जिस सेल से फॉर्म्ड होते हैं उस सेल्स को अपन बोलते हैं पेरिसाइट्स। पेरिसाइट्स, तो जो हायर ग्लूकोज लेवल है ये क्या करेंगे, पेरिसाइट्स को डैमेज करने लग जाएंगी। और अगर पेरिसाइट डैमेज हो रही है, फर्स्ट रीजन पेरिसाइट डैमेज हो जाएंगी, और सेकंड रीजन क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो बाहर की साइड में प्रोमिनेंट हो जाएंगे, और इसको अपन बोलते हैं एन्यूरिज्म फॉर्मेशन। बाहर के साइड में आउट पाउचिंग एक बैलूनिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है ब्लड वेसल्स में, उसको अपन बोलते हैं एन्यूरिज्म। जैसे ड्यू टू क्रोनिक हाइपरटेंशन एंड दी डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटिक मेलाइटस की वजह से पेरिसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, हाइपरटेंशन की वजह से एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो जाएगा। देन क्लोट और हेमेटोमा फॉर्मेशन इन दी क्रेनियल कैविटी, अगर यहाँ पे एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो गया या एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो गया है तो इसके बाद में रप्चर होने के चांसेस रहेंगे, और रप्चर रहने के चांसेस रहेंगे तो जो ब्लड कंपोनेंट है वो बाहर की साइड में चल जाएगा, और ब्लड की प्रॉपर्टी होती है जब तक वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है तब तक वो सर्कुलेट रहेगा, यानी लिक्विफाई रहेगा, लेकिन जो ही वो ब्लड वेसल से बाहर की साइड में चल जाएगा वो वहां पर एक क्लोट फॉर्म कर लेगा या फिर थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो जाएगा, क्लोट फॉर्मेशन होने लग जाएगा। क्लोट और हेमेटोमा फॉर्मेशन इन दी क्रेनियल कैविटी, जहां की भी ब्लड वेसल्स या क्रेनियल कैविटी की जो भी ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है वहां पे जाके हेमेटोमा फॉर्म हो जाएगा। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जैसे स्पेसिफिकली हम देखते हैं ये वाली कैविटी है उसको अपन बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। तो अगर यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है ये वो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो गई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, क्लोट फॉर्मेशन होने लग जाएगा। जैसे यहाँ की ब्लड वेसल्स जो ही रप्चर हुई और यहाँ पर एक क्लोट फॉर्म हो गया, अगर क्लोट फॉर्म हो गया है तो पहले से यहाँ की जो स्पेस है वो पहले से ऑक्यूपाई था, इवन यहाँ पे जो पहले से भी क्या होता है टिश्यूज भी होते हैं, इसके साथ साथ में नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या करेगा यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर लेगा, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसको ये कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। कंप्रेस कर रहा है तो जिसकी वजह से आईसीपी बढ़ जाएगा, नॉर्मल जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो होता है 10 to 12 mm ऑफ दी HG, 10 to 12 mm ऑफ दी HG, यहाँ पर ये प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो बढ़ जाएगा। कंप्रेस दी सराउंडिंग टिश्यू ब्लड वेसल्स एंड दी नर्व्स, अब ये क्या करता है चारों तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग के ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस होने लग जाएंगी। सराउंडिंग के ब्लड वेसल्स इसके साथ साथ में नर्व्स हैं, सराउंडिंग के टिश्यू हैं, वो सारे के सारे कंप्रेस हो जाएंगे। देन अगर ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो रखी है, नर्व्स कंप्रेस हो रखी है, ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो गए, देन सेरेब्रल इनसफिशिएंसी, दैट मींस डिक्रीज सप्लाई, डिक्रीज सप्लाई ऑफ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट।
डिक्रीज सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, इसको अपन बोलते हैं इनसफिशियंसी, यानी इनसफिशियंट अमाउंट के अंदर न्यूट्रिटिव सप्लाई हो रही है ब्रेन के पास में, तो ये क्या कर रही है, सेरेब्रल हाइपोक्सीमिया, दैट मीन्स डिक्रीज दी O2 लेवल, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रखा है। अगर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो पर्सन का कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, पर्सन है जो अवेयर होता है उसके अवेयरनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एट प्रोग्रेसिव लेवल ब्रेन डैमेज ड्यू टू द इरिवर्सिबल सेरेब्रल एसिडोसिस, क्योंकि हमने पहले भी देखा था एनारोबिक मेटाबॉलिज्म कंडीशंस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ आयन का लेवल बढ़ा हुआ है, लिपिड्स है उसका लेवल बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज की इनसफिशियंसी हो रही है, ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी हो रही है, जिसकी वजह से वो इरिवर्सिबल डैमेज होना स्टार्ट कर देगा। किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पर इरिवर्सिबल, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से, ठीक है। ये आता है ब्लड वेसल अगर कंप्रेस हो गई है तो हाइपोक्सीमिया कंडीशंस हो जाएगी, और अगर नर्व्स कंप्रेस हो गई है जिसके अंदर सेंसरी एंड मोटर फेलियर टू कैरी नर्व रिस्पॉन्ड, तो यानी जो सेंसरी नर्व अगर कंप्रेस हो गई है तो वो रिस्पॉन्स अब ब्रेन तक लेके नहीं जाएगी, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके नहीं जाएगी, और अगर मोटर नर्व हो गई है तो ब्रेन से वो इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्ड है उसको लेके वापस नहीं आगे डिजिटल पार्ट्स तक, जिसकी वजह से ये कोज कर रहा है पैरालिसिस, लॉस ऑफ द सेंसेशन एंड रिस्पॉन्ड, loss of the sensation and response, motor response, loss of the sensation and the motor response, और इसकी वजह से क्या होगा, सेल्स है वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएंगी हेमरेजिक स्ट्रोक की वजह से। देन हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखते हैं मोटर डेफिशिएंट, दैट मीन्स डिक्रीज रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो रखा है। सेकेंड वन आता है सेंसरी रेस्पॉन्स, सेंसेशन, सेंसेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, पर्सन का प्रॉपरली सेंसेशन नहीं कर पाएगा, जिसको अपन बोलते हैं पेरेस्थेसिस। वर्बल रेस्पॉन्स में आता है स्लर्ड स्पीच और डिफिकल्टी इन दी स्पीकिंग, या फिर पर्सन है वो बोल नहीं पाता, अफेसिया। डिफिकल्टी और इनएबिलिटी टू स्पीक। नेक्स्ट वन आता है इमोशनल डेफिशिएट, दैट मीन जो पर्सन है वो अपने इमोशन है उसको न तो वो एक्सप्रेस कर पा रहा है, न ही वो इमोशन है उसको फील कर पा रहा है। विजुअल डेफिशिएट, लॉस ऑफ द विजन, लॉस और इम्पेयर्ड विजन, लॉस और इम्पेयर्ड विजन। कॉग्निटिव फंक्शन, जो मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, मेंटल कैपेसिटीज होती हैं, वो सारे के सारे डिक्रीज होना, डिक्रीज दी मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटीज सच एज अटेंशन, कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर मैं डिसीजन मेकिंग, मेकिंग पावर, अदर फैक्टर यही है, कॉग्निटिव फंक्शन के ही है, मेमोरी इम्पेयरमेंट, मेमोरी इम्पेयरमेंट, इंटेलिजेंसी, थॉट्स,
रीजनिंग, ये आती हैं कॉग्निटिव एक्टिविटी के अंदर। तो जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है वो सारी की सारी डिक्रीज हो जाएंगी। अब आज हमने पढ़ा है स्ट्रोक क्या होता है, जैसे स्ट्रोक क्या होता है, उसके साथ में स्ट्रोक कितने टाइप का होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक एंड दी जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके अंदर हमने डिफरेंशिएशन देखा है, देन पैथोफिजियोलॉजी देखी है, एंड लास्ट के अंदर जो क्लिनिकल डेफिसिट वो देखे हैं, जो हमने यहाँ पर 6 कैटेगरीज के अंदर देखा है। फर्स्ट वन आता है मोटर डेफिसिट, सेकंड आता है सेंसरी डेफिसिट, नेक्स्ट वन आता है वर्बल डेफिसिट, इमोशनल डेफिसिट, विजुअल डेफिसिट, एंड लास्ट के अंदर आता है कॉग्निटिव डेफिसिट। अब इससे रिलेटेड जो सेकंड वन आता है जिसके अंदर हमने देखेंगे यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन कौन सी डायग्नोसिस करवाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन सी करवाते हैं, एंड लास्ट के अंदर हम देखेंगे मैनेजमेंट, जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू गाइज, थैंक यू।